नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण के पाठ 6 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जीवन में अनेक विषयों पे जब हम बात करते हैं या अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं तो उन बातों को कहते समय रुकते या ठहरते हैं, उसे हम मौखिक भाषा में विराम कहते हैं। लिखित भाषा में विराम चिन्ह के अनेक प्रकार हैं और उसे हम लिखकर प्रकट करते हैं। वो चिन्ह क्या है उसके बारे में आपको आज अपने पीपीटी के द्वारा बताऊंगी कि विराम चिन्ह किसे कहा जाता है, विराम चिन्ह के कितने प्रकार हैं और वहां उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन शब्दों के द्वारा। विराम चिन्ह की विस्तृत जानकारी इस प्रकार से है। क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, टॉपिक विराम चिन्ह। विराम चिन्ह अनेक तरह के प्रश्न भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य में बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और अयम भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह के अनेक प्रकार हैं, जैसे देखिए आप, राम स्कूल जाता है, मैंने खाना खा लिया है, पूर्ण विराम। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। उदाहरण के तौर पे रोको मत जाने दो, अब यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है। रोको मत कौमा जाने दो, अब यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है। विराम चिन्ह के अनेक प्रकार हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, योजक, निर्देशक, अवतरण, उद्धरण, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह और लोप चिन्ह। सभी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला है हमारा पूर्ण विराम। जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। उदाहरण के तौर पर राम खाना खाता है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगाया। मोहन स्कूल जाता है, ये पूर्ण विराम है। दूसरा है हमारा अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गया। अल्प विराम वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी। आपने देखा इन सभी के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया। भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। आप जब खरीदने जाएंगे थोड़ी ना गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, आप कहेंगे गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि फसलें बहुत उगाई जाती हैं। दूसरा है हमारा तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है, जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो, जहां व्यंग किया जाए। इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी कभी कभी किया जाता है। जैसे, क्या कहा, वह निष्ठावान है, मैंने इसमें संदेह है, क्या सच में वो ईमानदार या निष्ठावान है। उदाहरण के तौर पे भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना, ये विश्वास नहीं है, यहाँ पे भी संदेह है। वह क्या खा रहा है, राम बाजार से क्या लेकर आया था। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। जैसे,
हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। आपने इन शब्दों का प्रयोग तो देखा होगा, हम साधारण से अपनी जिंदगी में रोज इन शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं करते हैं। आह, कितना सुहावना मौसम है, वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। ये हमारे विस्मयादिबोधक चिन्ह है। योजक चिन्ह, हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्हें विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है बच्चों। सुख दुख जीवन में आते रहते, आपने देखा सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। रात दिन, हम कभी कभी रात और दिन लिखते हैं, जब हम और नहीं लिखते हैं तो योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया है। निर्देशक चिन्ह, कभी कभी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन ये कहाँ लगाया जाता है। तो इसका मैंने उदाहरण के तौर पे अंतर आपको स्पष्ट किया है। निर्देशक चिन्ह मतलब जहां पे निर्देश दिया गया हो, प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। उदाहरण, श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे फल सब्जी मसाले इत्यादि। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये भी आपने देखा होगा, किसी की कही हुई बात को उसी तरह से प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा जो आप अंग्रेजी में कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इकहरा और दूसरा होता है दोहरा। इकहरा माने सिंपल कॉमा, दोहरा मतलब इन्वर्टेड कॉमा। जो शब्द इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि दोहरे का किसी की बात ज्यों की त्यों लिखा जाए या उसे प्रस्तुत किया जाए तो वहां पे दोहरे उदाहरण का प्रयोग किया। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, इकहरा का प्रयोग कहाँ हुआ है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान आपने देखा, यहाँ पे इकहरे कॉमा अवतरण उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, सीधे कहा सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, दिल्ली चलो, उसे हमने उद्धरण चिन्ह में प्रयोग किया है। दूसरा है हमारा लाघव चिन्ह। ये प्रयोग सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। ये शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, पंडित का लाघव चिन्ह प शून्य, डॉक्टर का लाघव चिन्ह डॉ शून्य, प्रोफेसर का लाघव चिन्ह प्रो शून्य। विवरण चिन्ह, ये आपने देखा होगा लेकिन जल्दी जान नहीं पाते, विवरण चिन्ह का प्रयोग आप करते नहीं है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें दिया मैंने उदाहरण, आम के निम्न फायदे। आम के बहुत सारे फायदे हैं, आम का मौसम चल रहा है, आपको पता है कि आम के कितने फायदे हैं। आम बहुत अच्छा फल, आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम के क्या फायदे हैं ये बताने के पहले हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। संज्ञा के 3 मुख्य भेद है, संज्ञा के मुख्य भेद आपको पता है, तो पहले हमने वो विवरण चिन्ह लगाया, उसके बाद भेद बताएंगे। वचन के 2 भेद आपको पता है, एक वचन, 2 वचन, तो इन चिन्हों का प्रयोग ऐसे किया जाता है। रेखांकन अर्थात रेखांकित करना, किसी भी वाक्य को रेखांकित करना। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने यहाँ मैंने जो उदाहरण दिया है गोदान, गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास का नाम है, तो मैंने गोदान को रेखांकित किया है, अर्थात यहाँ पे जो विशेष नाम है वो है गोदान। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया, कहाँ पे दिया, बरगद। तो रेखांकित चीज को हमें दर्शाने के लिए हम उस रेखांकित शब्दों को रेखांकित करते हैं। अंत में लोप चिन्ह, जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई, लोप चिन्ह का प्रयोग किया हमने। हम करेंगे या मरेंगे, हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को शॉर्टकट बताने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि इसके आगे ये कहा गया है, ये उसे कहा जाता है लोप चिन्ह। अब मैं आपने विराम चिन्ह के बारे में पूरा पढ़ा, उसके भेद के बारे में जाना। अब मैं यहाँ पे मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ वाक्य लिखी हूँ, वहां पे मैंने इसमें कहीं पे भी किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। आपको अपने हिसाब से कि कौन सा चिन्ह यहाँ पे लगेगा, विराम चिन्ह के कौन से प्रकार है, कौन से भेद यहाँ पे लगेंगे, ये आपका अभ्यास कार्य है। आज हमारा विराम चिन्ह का अंत यहीं पे होता है। धन्यवाद।